अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर स्टडी किया था इवेपोरेशन को और नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर जो है वो इसी इवेपोरेशन से ही रिलेटेड है। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आता है, इसमें वन स्टेप इसके अंदर हम एक्स्ट्रा स्टडी करेंगे। बेसिक हमारा वही इवेपोरेशन ही है। तो वेपर प्रेशर बेसिकली सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, वेपर प्रेशर होता क्या है, जैसा कि नाम से ज़ाहिर है वेपर प्रेशर। हम जहाँ पे वेपर्स का प्रेशर चेक करेंगे कि किस लिक्विड के वेपर्स किस तरह से प्रेशर क्रिएट करते हैं, किन का प्रेशर कम होता है और किन का ज़्यादा होता है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है कि वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड इज़ द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स ऑफ द लिक्विड। कि एक ऐसा प्रेशर होता है, ये जो वेपर प्रेशर है किसकी वजह से क्रिएट होगा, ये वेपर्स की वजह से क्रिएट होगा। किस चीज़ के वेपर्स होने चाहिए, लिक्विड के। उनकी वजह से जो प्रेशर क्रिएट होता है उसको हम क्या नाम देते हैं, वेपर प्रेशर का। लेकिन इसके अंदर हम एक चीज़ को डिस्कस करेंगे जो कि है इक्विलिब्रियम। कि जो वेपर प्रेशर होता है ये किस फॉर्म में स्टडी किया जाता है, इक्विलिब्रियम कंडीशन उनमें क्रिएट हो जाती है। इक्विलिब्रियम कंडीशंस के अंदर हम देखेंगे कि हमारे पास जो लिक्विड है और जो वेपर्स हैं, इनके अंदर जो मॉलिक्यूल्स की कॉन्सनट्रेशन होती है, जो वेपर्स की फॉर्म में जा रहे हैं और वेपर्स से वापस लिक्विड में आ रहे होते हैं, दोनों की कॉन्सनट्रेशन इक्वल हो जाती है, जिसको इक्विलिब्रियम कंडीशन का नाम दिया जाता है। ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे देखें डायग्राम्स के अंदर, सबसे पहले देखें मॉलिक्यूल जो हैं, जैसे हमने हीट दी लिक्विड को, फॉर एग्जांपल कोई भी लिक्विड है, वाटर आप कंसीडर कर लें कि आपने इसको हीट दी, इसके जो मॉलिक्यूल्स थे वो वेपर्स की फॉर्म में जाने कन्वर्ट हो गए। फर्स्ट ऑफ ऑल कौन सा प्रोसेस होगा, इवेपोरेशन का। इस प्रोसेस को बोला जाता है इवेपोरेशन। मॉलिक्यूल्स का अपनी सरफेस को छोड़ के वेपर्स की फॉर्म में कन्वर्ट होना इवेपोरेशन कहलाता है। ठीक है। अब इवेपोरेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल इवेपोरेशन हो रही है और इसी तरह इवेपोरेशन का प्रोसेस बढ़ेगा और साथ साथ कुछ जब मॉलिक्यूल, जैसे हमने हीट दी ना, फॉर एग्जांपल मॉलिक्यूल जो है 2, 3, 4 मॉलिक्यूल्स, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा कि वेपर्स की फॉर्म में कन्वर्ट होने शुरू हो जाएंगे। और उसी के साथ साथ ये होता है कि जैसे ही वेपर्स ऊपर बनने स्टार्ट होते हैं तो उसी तरह कुछ मॉलिक्यूल जो हैं वो वापस अपनी ओरिजिनल फॉर्म में वापस आने की कोशिश करते हैं, मतलब लिक्विड स्टेट की फॉर्म, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं। तो इस फॉर्म में अगर देखें, इस डायग्राम में अगर 10 मॉलिक्यूल फॉर एग्जांपल जा रहे हैं वेपर्स की फॉर्म में, 10 में से 2 मॉलिक्यूल्स ऐसे होंगे जो लिक्विड फॉर्म में वापस आ रहे होंगे। ठीक है ना। अब इस एग्जांपल को अगर देखें तो इस फॉर्म में आपको जितने मॉलिक्यूल्स वेपर्स की फॉर्म में जा रहे हैं उतने मॉलिक्यूल जो है वापस लिक्विड की फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो इस प्रोसेस को, इस इक्वेशन, अगर इस डायग्राम के अंदर देखें तो हमें ये इक्विलिब्रियम कंडीशन इसके अंदर नज़र आती है। अब एक और बात जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसके अंदर वो ये चीज़ होती है कि हमारा जो ये वेपर प्रेशर जिसको हम यहाँ पे चेक करेंगे, इसके लिए एक चीज़ जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपका जो सिस्टम हो जिसके अंदर हम ये प्रोसेस करा रहे हैं वो सिस्टम लाजमी तौर पे क्लोज फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है ना। अगर ओपन सिस्टम होगा तब आप इवेपोरेशन का प्रोसेस तो स्टडी कर लेंगे कि मॉलिक्यूल्स का अपने सरफेस को छोड़कर एटमॉस्फेयर में चले जाना इवेपोरेशन कहलाता है ना। तो ये प्रोसेस तो आप लोग बता देंगे कि मॉलिक्यूल्स अपनी सरफेस को छोड़ के लिक्विड वेपर्स की फॉर्म में या जो है एटमॉस्फेयर की फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं, एटमॉस्फेयर में जा रहे हैं। तो लेकिन आप ये नहीं बता सकते कि उनका प्रेशर कितना है। तो प्रेशर को हम स्टडी करने के लिए हमारे पास जो है जो सिस्टम होगा वो लाजमी तौर पे क्लोज फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है। ये डिफरेंस है इवेपोरेशन और वेपर प्रेशर में। जब आप वेपर प्रेशर को टॉपिक को स्टडी करेंगे तो सिस्टम क्या होना चाहिए, लाजमी क्लोज फॉर्म में होना चाहिए। और इसी तरह देखें मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, जो मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स ऑफ द लिक्विड स्टार्ट गैदरिंग अबाउट द सरफेस। फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपके पास लिक्विड है, आपने इसका जो ऊपर वाला हिस्सा था इसको आपने बंद कर दिया। ठीक है ना। जैसे हम इसको हीट देते हैं मॉलिक्यूल्स वेपर्स की फॉर्म में जाने शुरू हो जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला प्रोसेस क्या होता है कि मॉलिक्यूल जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं वो स्टार्ट गैदरिंग अबव द सरफेस। जो आपका सिस्टम होगा, जो भी कंटेनर होगा, कंटेनर के ऊपर वाली साइड पे फर्स्ट ऑफ ऑल ये मॉलिक्यूल्स यहाँ पे इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं। ये ऐसे समझे जैसे घर में खाना पकाते हैं ना, खाना पकाते हुए जो एक बर्तन होता है, देगची वगैरह जो भी है, खाना जिसमें पका रहे होते हैं, उसके ऊपर हम एक ढक्कना सा देते हैं। जब आप उस ढकने को उतारते हैं देखा होगा सारे उसको ऊपर ना वो इंटरनल साइड पे सारा वाटर होता है। वो बेसिकली वाटर कहाँ से आता है, वो वेपर्स होते हैं जो उस लिक्विड से, उस आपका जो खाना होता है उसमें से निकल के ऊपर जा रहे होते हैं। ठीक है ना। तो हम उन्हीं वेपर्स का प्रेशर चेक करेंगे। आप देखें अगर वो वेपर्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो जो है जो ढक्कन होता है वो अपनी साइड से हट जाता है। मतलब वेपर का जो प्रेशर था वो इतना ज़्यादा था जो कि एटमॉस्फेयर का जो हवा का प्रेशर से उससे बढ़ गया, जिसकी वजह से वो वेपर्स बाहर जाने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि देखें फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोसेस क्या है कि आपने हीट दी, हीट देने से पहला जो स्टेप होता है क्या होता है, जो मॉलिक्यूल्स अपनी लिक्विड की सरफेस को छोड़ के जो कंटेनर होता है, जो भी सिस्टम होता है, उसकी ऊपर वाली साइड पे इकट्ठे होने शुरू हो जाती हैं। ठीक है ना। सेकंड उसके बाद क्या आएगा कि मॉलिक्यूल्स नॉट ओनली कोलाइड
विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। कि एक तो ऐसा है ना जैसे मॉलिक्यूल यहाँ से निकले, यहाँ से निकलते हुए ये जो है हम कहते हैं कि मॉलिक्यूल इधर से निकला, फॉर एग्जांपल इससे टकराया या फिर ये जाकर इससे जाकर टकराएगा इस दीवार के साथ। जो वॉल्स हैं कंटेनर के, उन वॉल्स के साथ हिट करते हैं मॉलिक्यूल्स, कोलाइड करते हैं, टकराते हैं। एक तो ये है ना, ये सिर्फ इस कंटेनर की वॉल्स के साथ नहीं टकराएंगे, बल्कि दूसरा कौन सा प्रोसेस होता है, दे कोलाइड विद द सरफेस ऑफ द लिक्विड। ठीक है ना, किस तरह, एक तो ये है ना कि जो मॉलिक्यूल्स यहाँ से निकले कंटेनर के साथ भी ये कोलाइड कर रहे हैं। दूसरा क्या है, ये मॉलिक्यूल जैसे ही वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आते हैं, जैसे कि यहाँ पे बताया हुआ, ये जब वापस मॉलिक्यूल इधर आएगा अपनी ओरिजिनल पोजीशन में, किससे हिट करेगा, ये लिक्विड की जो सरफेस है इस सरफेस के साथ टकराएगा। तो वॉल्स उस जो कंटेनर है, कंटेनर की वॉल के साथ भी ये टकरा रहे हैं, कोलाइड कर रहे हैं। और दूसरा कोलिजन का प्रोसेस कहाँ पे हो रहा है, लिक्विड सरफेस के साथ भी ये कोलाइड करते हैं, ये वापस ओरिजिनल पोजीशन में आते हैं। ठीक है ना। अब इसमें देखें कि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, अब एक मॉलिक्यूल यहाँ से निकला, हमने हीट दी, ये मॉलिक्यूल यहाँ से निकलता हुआ फॉर एग्जांपल इसके अंदर यहाँ से मॉलिक्यूल जहाँ से भी जा रहा है, ये किस फॉर्म में गया, वेपर की फॉर्म में यहाँ से निकला, और ये जाकर हिट करता है अबव सरफेस के साथ, जो कंटेनर की ऊपर वाली साइड होती है ना, फॉर एग्जांपल ये जाकर इसके साथ इसने हिट किया। ठीक है ना। जैसे उसके साथ कोलाइड करेगा, जो एनर्जी वो यहाँ से लेके गया था वो कहाँ ट्रांसफ़र करता है, वो इस कंटेनर को ट्रांसफ़र करेगा। ठीक है। तो इसकी एनर्जी कम होगी, तो आपको पता होगा कि जहाँ पे एनर्जी कम हो, तो जैसे टेम्परेचर कम होगा इस मॉलिक्यूल का, तो टेम्परेचर हमें पता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है काइनेटिक एनर्जी के। ठीक है ना। जैसे ही टेम्परेचर कम होगा, टेम्परेचर के कम होने से मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी, और जैसे ही काइनेटिक एनर्जी कम होगी तो मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे के साथ यहाँ पे जुड़ना शुरू हो जाएंगे, उनके दरमियान इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस क्रिएट हो जाएंगी। ठीक है ना। जैसे इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस क्रिएट होती हैं तो वो उनकी फिजिकल स्टेट चेंज हो जाती है, तो वेपर से वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं। तो जैसे ये लिक्विड का यहाँ पे एक ड्रॉप बनता है, वो ड्रॉप में वापस इस तरह होता हुआ नजर आता है, या कुछ मॉलिक्यूल्स भी इस तरह से वापस इस तरह से आ रहे होते हैं। ठीक है ना। तो एक ड्रॉप का मतलब ये नहीं कि वो एक मॉलिक्यूल है, तो वाटर के एक ड्रॉप के अंदर मिलियंस की फॉर्म में मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। मॉलिक्यूल का फार्मूला क्या होता है, H2O ना, तो H2O तो एक स्मॉल मॉलिक्यूल है, वेरी स्मॉल, हमें नज़र ही नहीं आता। तो जब एक ड्रॉप होता है, एक ड्रॉप में बहुत ज़्यादा तादाद में जो इसके अंदर वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट होती है, जिसकी वजह से वो अपने स्टेट को चेंज कर लेते हैं, लिक्विड स्टेट में आ जाते हैं। ठीक है ना। तो हमने क्या इसमें देखा कि एक तो यह है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे हम उसको हीट देते हैं, फर्स्ट स्टेप ये है कि मॉलिक्यूल्स यहाँ से निकलेंगे लिक्विड से, और जो कंटेनर की ऊपर वाली साइड होती है वहाँ पे इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं। ठीक है ना। दूसरा इसमें क्या है कि ये मॉलिक्यूल जैसे यहाँ से निकले, ये कंटेनर की वॉल्स के साथ सिर्फ हिट नहीं करेंगे, उससे तो हिट करेंगे ना। दूसरा यह क्या होता है, ये जब ये मॉलिक्यूल्स अपनी एनर्जी को कम करने के बाद ये वापस जब आते हैं ना, तो ये वापस आकर जब ये हिट करते हैं इस सरफेस के साथ, तो ये भी कोलिजन का प्रोसेस कहलाता है। एक कोलिजन उसकी वॉल्स के साथ हो रही है कंटेनर की, दूसरी कोलिजन जब वो वापस आएंगे तो लिक्विड सरफेस से हिट करेंगे, तो दूसरा कोलिजन का प्रोसेस ये वाला होता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि अगर हम इनके अंदर प्रोसेस चेक करें, तो हमें इन लिक्विड्स के अंदर जब वेपर प्रेशर को चेक करते हैं, तो इसके अंदर दो तरह का प्रोसेस हमें नजर आता है। कौन कौन से हैं, एक इसमें इवेपोरेशन का प्रोसेस है, और दूसरा कंडेंसेशन का प्रोसेस होता है। ये हम अभी डिस्कस कर चुके हैं। इवेपोरेशन क्या चीज़ होती है, इवेपोरेशन के लिए हमने डेफिनेशन की थी, सिंपल फॉर्म में हम इस तरह कह सकते हैं, इवेपोरेशन क्या चीज़ है, मॉलिक्यूल्स का लिक्विड की सरफेस को छोड़ जाना। मॉलिक्यूल्स लीव द सरफेस ऑफ द लिक्विड इज कॉल्ड इवेपोरेशन। जो मॉलिक्यूल लिक्विड की सरफेस को छोड़ेगा, फॉर एग्जांपल ये लिक्विड है ना, ये मॉलिक्यूल इस सरफेस को छोड़ के वेपर की फॉर्म में जा रहा है, मतलब इसने कौन सा प्रोसेस किया है, इवेपोरेशन का किया है। ठीक है ना। अब इस मॉलिक्यूल का वापस ये बाकी जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल का वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आना। ठीक है ना। कंडेंस का मतलब क्या होता है, जम जाना, इकट्ठा होना। ठीक है ना। तो मॉलिक्यूल जैसे यहाँ से वेपर्स की फॉर्म में यहाँ पे गए, ये मॉलिक्यूल्स इनके दरमियान ये बॉन्डिंग क्रिएट हो गई, तो ये कंडेंस हो गए। कंडेंस का मतलब उनका टेम्परेचर कम हो जाता है, वो क्लोज हो जाते हैं, उनके दरमियान इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं, जिसकी वजह से वो वेपर से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो मतलब क्या हुआ कि वेपर्स का लिक्विड की सरफेस को छोड़कर ऊपर जाना एटमॉस्फेयर, या अपनी लिक्विड की सरफेस को छोड़ना, जस्ट लिक्विड की सरफेस को छोड़ना, मॉलिक्यूल्स का इवेपोरेशन, और उस मॉलिक्यूल का वापस उस लिक्विड की सरफेस को टच करना, वापस लिक्विड में आना, कंडेंसेशन कहलाता है। ठीक है। कंडेंसेशन क्या है, मॉलिक्यूल्स कम बैक, या इन ट्रैप का वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, या कम बैक का वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। मॉलिक्यूल्स कम बैक ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड, जब वो मॉलिक्यूल लिक्विड की सरफेस पर वापस आते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। लिक्विड की सरफेस से निकलना इवेपोरेशन, लिक्विड की सरफेस पे वापस आना कंडेंसेशन।
ये दो तरह के प्रोसेस हैं जो इसके अंदर कंटेनर के अंदर हो रहे होते हैं, ठीक है ना। अब अगर देखें फर्स्ट ऑफ ऑल इवेपोरेशन का प्रोसेस ज़्यादा है, कंडेंसेशन कम है, इसी तरह इवेपोरेशन का प्रोसेस भी बढ़ता जा रहा है, उसी तरह कंडेंसेशन भी बढ़ती जा रही है। लेकिन जो थर्ड यहाँ पे मैंने डायग्राम बनाई है इसमें देखें जितने इवेपोरेशन का प्रोसेस यहाँ पे हो रहा है उतनी कंडेंसेशन है। ये इवेपोरेशन के लिए है ये वाले, और ये किसके लिए है, कंडेंसेशन। अगर 3 मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट हुए ना लिक्विड की सरफेस से तो 3 मॉलिक्यूल्स ही वापस उसकी ओरिजिनल स्टेट पे वापस आएंगे, लिक्विड की सरफेस को हिट करेंगे। अगर यहाँ से 10 मॉलिक्यूल्स निकले तो वापस भी 10 आएंगे, अगर यहाँ से 2 निकले तो यहाँ से उसकी लिक्विड सरफेस के ऊपर भी 2 मॉलिक्यूल्स टच करेंगे। जब दोनों फॉर्म में इवेपोरेशन और कंडेंसेशन इक्वालिटी में आ जाती है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाती है, तो उसको हम नाम देते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम का। डायनामिक का मतलब क्या होता है, डायनामिक बेसिकली हम वर्ड यूज़ करते हैं उन चीज़ों के लिए जो मोशन से रिलेटेड होती हैं, जो मूव कर रही होती हैं, ठीक है ना, उसके लिए डायनामिक का वर्ड होता है। तो डायनामिक इक्विलिब्रियम ऐसे इक्विलिब्रियम कंडीशन है लेकिन उसमें मॉलिक्यूल लगातार मूव कर रहे हैं, हरकत में है, कुछ लिक्विड की सरफेस को छोड़ के वेपर में और कुछ वेपर से वापस लिक्विड में आ रहे हैं, तो ये प्रोसेस होता है डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं इवेपोरेशन इज इक्वल टू कंडेंसेशन, कि जितनी इवेपोरेशन है उतनी कंडेंसेशन है। तो ये प्रोसेस कौन सा कहलाएगा हमारे पास, हम इसको डायनामिक इक्विलिब्रियम का नाम देंगे। आप इस जगह पे इसकी डेफिनेशंस को भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखें इवेपोरेशन क्या चीज़ है, मॉलिक्यूल्स लीव द सरफेस ऑफ द लिक्विड। आप यहाँ पे कह सकते हैं द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लीव द सरफेस ऑफ द लिक्विड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम बैक टू द सरफेस ऑफ द लिक्विड। एक ही बात हुई ना। इवेपोरेशन क्या है, मॉलिक्यूल्स लीव द सरफेस ऑफ द लिक्विड है ना, आप यहाँ पे लिख लें मॉलिक्यूल्स लीव द सरफेस ऑफ द लिक्विड इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम बैक टू द सरफेस ऑफ द लिक्विड, कि जितने मॉलिक्यूल लिक्विड की सरफेस से निकलेंगे उतने ही मॉलिक्यूल लिक्विड की सरफेस पे वापस आएंगे। लिक्विड की सरफेस से निकलना मॉलिक्यूल का कहलाता है इवेपोरेशन, और लिक्विड की सरफेस पे वापस मॉलिक्यूल का आना कहलाता है कंडेंसेशन, ठीक है। अब इसी के अंदर कुछ फैक्टर्स हैं, कुछ फैक्टर ऐसे हैं वेपर प्रेशर के अंदर कि जो उसके वेपर्स को इफेक्ट कर रहे होते हैं, कि जो वेपर प्रेशर बन रहा है ना उस प्रेशर को इफेक्ट करते हैं, कि प्रेशर कम होगा ज़्यादा होगा। कुछ ऐसे भी फैक्टर्स होते हैं चाहे जिस तरह भी आप उनको चेंज करते जाएं, वेपर्स का जो प्रेशर बन रहे होते हैं उसके ऊपर किसी किस्म का कोई इफेक्ट नहीं होता, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल देखें यहाँ पे कुछ फैक्टर्स मेंशन है। एक है कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो वेपर प्रेशर से के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं, कुछ इंडिपेंडेंट होते हैं। तो इंडिपेंडेंट कौन से, फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखें कि सरफेस एरिया, अमाउंट ऑफ द लिक्विड एंड द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, ये ऐसे फैक्टर्स हैं जो लिक्विड के वेपर प्रेशर के ऊपर इफेक्ट नहीं करते। किस तरह से इफेक्ट नहीं करेंगे, देखें सरफेस एरिया। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक कंटेनर है इस तरह से, इसके सरफेस एरिया को हम कैसे चेक करेंगे, ये क्लोज फॉर्म में है, यहाँ पे लिक्विड है। एक और हम यहाँ पे एक और कंटेनर ड्रॉ करते हैं, जैसा कि ये एक और कंटेनर है, ठीक है ना। अब इसका जो सरफेस एरिया है, इसका सरफेस एरिया ये वाला सारा इसका सरफेस एरिया है, ठीक है, और इसका सरफेस एरिया सिर्फ इतना सा है। अगर इसके सरफेस, अब वेपर प्रेशर कब हम स्टडी करते हैं, जब आपके पास डायनामिक इक्विलिब्रियम अटेन हो जाती है, मतलब इवेपोरेशन और कंडेंसेशन जब इक्वलिटी में आते हैं तब हम कहते हैं कि हमारे पास जो वेपर प्रेशर, तब आप उसको मेजर कर सकते हैं। अगर सरफेस एरिया जितना मर्जी बढ़ाते जाएं, फॉर एग्जांपल इसका सरफेस एरिया है, अगर इसके सरफेस एरिया से फॉर एग्जांपल जो इवेपोरेशन का प्रोसेस है, इवेपोरेशन 5 मॉलिक्यूल्स हैं जो इवेपोरेट हुए हैं और जो है लिक्विड के सरफेस को जिन्होंने लीव किया है, और कुछ ऐसे मॉलिक्यूल जब ये मॉलिक्यूल वापस आते हैं, अब 5 मॉलिक्यूल्स अगर वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट हुए हैं तो कंडेंसेशन की फॉर्म में भी कितने मॉलिक्यूल जाएंगे, 5, ठीक है ना। इक्वलिटी है, चाहे कम है या ज़्यादा है, सरफेस एरिया का कोई इशू नहीं है। अब इसको देखें, अगर इसमें अगर इसको फॉर एग्जांपल इस तरह बंद कर लेते हैं, अगर ये मॉलिक्यूल हैं, इसकी सरफेस से 2 मॉलिक्यूल्स निकले हैं, ठीक है, इवेपोरेशन कितने 2 मॉलिक्यूल्स की है, तो वापस भी कितने मॉलिक्यूल आने चाहिए, 2। इक्वालिटी है, जस्ट हम इक्विलिब्रियम कंडीशन को चेक करते हैं, इससे ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि सरफेस एरिया ज़्यादा है या कम है। अगर सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो मॉलिक्यूल ज़्यादा इवेपोरेशन का प्रोसेस शो करेंगे, और उसी तरह के मॉलिक्यूल्स हैं उतने ही मॉलिक्यूल्स वापस कंडेंसेशन का प्रोसेस शो करेंगे। सरफेस एरिया बढ़ा दें या कम कर दें, इस तरह से वेपर प्रेशर के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। सेकंड है अमाउंट ऑफ द लिक्विड, आपके पास लिक्विड ज़्यादा है या कम है उसका भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों, फॉर एग्जांपल देखें, अगर आपके पास लिक्विड बहुत ज़्यादा है तो उतनी ज़्यादा मॉलिक्यूल निकलेंगे, ठीक है ना, उतने ज़्यादा फिर वापस आएंगे, इक्वालिटी है। अगर लिक्विड आपके पास कम है तो कम मॉलिक्यूल वेपर के फॉर्म में जाएंगे और कम ही वापस आएंगे, तब भी तो इक्वालिटी है। डायनामिक इक्विलिब्रियम कंडीशन जो है ना ये सेटिस्फाई हो रही है। थर्ड है अमाउंट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, आपका कंटेनर जो है वो बड़ा है या छोटा है,
या उसका जो वॉल्यूम है वो कम है या ज़्यादा है, इससे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। क्यों? जितने मॉलिक्यूल्स वेपर्स की फॉर्म में जाएंगे उतने ही वापस जो है कंडेंसेशन का प्रोसेस शो करेंगे, तब भी हम वेपर प्रेशर को आसानी से स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट रह जाता है कि हमारे पास जो ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो वेपर प्रेशर के ऊपर इफेक्ट करते हैं, अगर आप इनको चेंज करेंगे तो आपका जो प्रेशर होगा, वेपर का प्रेशर होगा, उसी वो डिस्टर्ब हो जाएगा। अगर आप इनको कम ज़्यादा करेंगे तो आपके पास वेपर प्रेशर जो इसको आप मेजर कर रही है वो भी कम ज़्यादा हो जाएगा। जैसे कि फर्स्ट है टेम्परेचर, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो वेपर प्रेशर के ऊपर इफेक्ट करता है, वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर को अगर आप बढ़ाते हैं या कम करते हैं उस हिसाब से वेपर प्रेशर भी कम या ज़्यादा होंगे। जैसा कि टेम्परेचर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेपर प्रेशर। टेम्परेचर डायरेक्ट रिलेट करता है वेपर प्रेशर के साथ। जिस तरह टेम्परेचर आपने बढ़ाया, जितना बढ़ाते जाएंगे उसी तरह से वेपर प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है ना। उतने ज़्यादा वेपर बनेंगे, उतने ज़्यादा मॉलिक्यूल जो है वापस कंडेंसेशन में आएंगे। अगर आप टेम्परेचर को कम करते हैं तो उसी तरह से वेपर प्रेशर भी कम हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट का रिलेशन है, एक चीज़ को बढ़ाने से दूसरी चीज़ बढ़ जाएगी, एक चीज़ को कम करने से दूसरी भी कम हो जाती है। यहाँ पे एग्जांपल है कि 0 डिग्री सेल्सियस से हम अगर 10 डिग्री सेल्सियस के दरमियान अगर डिफरेंस क्रिएट करें कि कितना इनके दरमियान जो है प्रेशर का डिफरेंस आता है। अब देखें, अगर आपके पास टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री है तो प्रेशर कितना होगा? 4.579 डिग्री सेल्सियस इसका प्रेशर होता है। अगर आप टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं 10 डिग्री, अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशन है ना, जब आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो वेपर प्रेशर को भी बढ़ जाना चाहिए। अब देखें 0 पे कितना था? 4.579 और 10 डिग्री पे कितना है? 9.209। मतलब आपने टेम्परेचर को जब 10 डिग्री तक बढ़ाया तो उसी मिकदार से ही आपके पास जो है वेपर प्रेशर भी बढ़ गया। यहाँ पे यूनिट है टॉर, तो इसको हमने टॉर में लिया है। तो आपने चैप्टर नंबर 3 के अंदर इसके सारे यूनिट्स पढ़े होंगे। टॉर होता है, एटमॉस्फेयर होता है, और भी इससे रिलेटेड हैं, तो हम यहाँ पे टॉर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब इसी तरह देखें, अगर 90 डिग्री टेम्परेचर है तो 90 डिग्री पे कितना प्रेशर है? वेपर प्रेशर वो आता है हमारे पास 527.8, ठीक है ना। अगर हम टेम्परेचर को 90 डिग्री से 100 पे लेके जाते हैं, हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया ना, तो प्रेशर को भी क्या हो जाना चाहिए? बढ़ जाना चाहिए। तो कितना प्रेशर है? 760 टॉर। और ये 760 टॉर जो है ये 1 एटमॉस्फेयर के बराबर होता है, 1 atm, ठीक है ना। 760 टॉर इज द 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब सेकंड जो फैक्टर है वो है इंटरमोलेकुलर फोर्सेस। इंटरमोलेकुलर फोर्सेस क्या होती हैं कि ऐसी फोर्सेस जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान में मौजूद हों। एक वाटर का मॉलिक्यूल है, ये दूसरा वाटर का मॉलिक्यूल है, इनके दरमियान जो अट्रैक्शन मौजूद है जिसने इन दो मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़ा हुआ है, वो फोर्स क्या कहलाती है? इंटरमोलेकुलर फोर्स कहलाती है। हमने प्रीवियस जो हमने एक आर्टिकल ख़त्म किया था उसके अंदर हमने ये इसको डिटेल से पढ़ा था। वाटर के अंदर कौन सी फोर्सेस होती हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ये भी इंटरमोलेकुलर फोर्सेस की ही एक टाइप है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो दो मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़ के रखती है, ठीक है ना। अब ये फोर्स जो दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान में मौजूद हैं, जितना ज़्यादा ये स्ट्रॉन्ग होंगी उतना उस मॉलिक्यूल का वहाँ से निकलना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखें, अब रिलेशन किस तरह का यहाँ पे आएगा? इंटरमोलेकुलर फोर्सेस को हम यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं, IMF। IMF का मतलब क्या होगा? इंटरमोलेकुलर फोर्सेस। इंटरमोलेकुलर फोर्सेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेपर प्रेशर। अगर ऐसा मॉलिक्यूल जिसके दरमियान जो ये फोर्सेस स्ट्रॉन्ग है तो उसके वेपर्स कम बनेंगे और कंडेंसेशन का भी प्रोसेस कम होगा, तो वेपर प्रेशर क्या होगा? उसका कम हो जाएगा। अगर फोर्सेस वीक हैं, फॉर एग्जांपल दो मॉलिक्यूल है ना, उनके दरमियान जो अट्रैक्शन है वो वीक है, जितनी अट्रैक्शन वीक होगी, थोड़ी सी आपने हीट दी, फ़ौरन से मॉलिक्यूल निकलेगा और वेपर्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो जितना फोर्सेस वीक हैं उतना वेपर ज़्यादा बनेंगे, जितना फोर्सेस स्ट्रॉन्ग है उतना वेपर्स कम बनेंगे। और आपकी बुक में इसी से इन दो फैक्टर से रिलेटेड 2 टेबल्स भी मौजूद हैं, आपने वो टेबल्स करने हैं। टेबल में क्या है? ये जैसे टेम्परेचर से रिलेटेड एक टेबल दिया हुआ है, इसमें सारे 0 से लेकर 100 तक सारे इसमें फैक्टर्स बताए हुए हैं। और दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल है वो इससे रिलेटेड है, इंटरमोलेकुलर फोर्सेस से रिलेटेड है। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल है, जैसे एक टेबल है, जब उससे आप अपवर्ड से डाउनवर्ड मूव करते हैं ना, डाउनवर्ड जैसे मूव करेंगे आपका जो उसमें प्रेशर मेंशन है कि उसके अंदर जो टेम्परेचर है आपको ज़्यादा देना पड़ता है, या प्रेशर उसका जो है वेपर प्रेशर है वो डिस्टर्ब होता है। जितना इंटरमोलेकुलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होती जाएंगी उतना उसका प्रेशर भी कम होता जाएगा। अब इसी टेबल के लास्ट में एक है ग्लाइसरॉल। वाटर को और ग्लाइसरॉल को अगर आप कंपेयर करें, वाटर के अंदर अगर देखें तो वाटर के अंदर जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं 2 होते हैं, ठीक है ना। और ग्लाइसरॉल जो होते हैं इसके अंदर 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है। वाटर का स्ट्रक्चर क्या होता है? वाटर को हम लिखते हैं H2O, और ग्लाइसरॉल के लिए होता है कि CH, यहाँ पे OH आ जाता है,
CH, यहाँ पे भी OH है और यहाँ पे भी OH CH2 शुरू में और लास्ट में भी CH2। अब ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये बेसिकली किस चीज़ का है, ग्लाइसरॉल का। अब इसमें ये जो चीज़ है, इसमें कितने OH ग्रुप्स हैं, 3, 1 2 एंड 3। मैंने आपको बताया था नंबर ऑफ OH ग्रुप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जितने नंबर ऑफ ग्रुप OH ग्रुप्स ज़्यादा होते हैं उतना हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा होती है। और अगर वाटर को देखें तो वाटर में 2 OH ग्रुप्स होते हैं और जो ये ग्लाइसरॉल होता है इसमें 3 OH ग्रुप्स होते हैं। तो जितने OH ग्रुप ज़्यादा हैं उतना हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा, और जितना हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा उतना अट्रैक्शन ज़्यादा। अट्रैक्शन ज़्यादा और वेपर प्रेशर क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो ये टेबल जो आपकी बुक में मेंशन है ना लास्ट पे, ये टेबल लाजमी करना है, इसमें से MCQs मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs आते हैं।